एग्जाम्पल 45 में है, शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। प्रॉपर्टीज अगर याद करें इसकी, जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में क्या था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का पहले ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ होगा। मतलब नॉर्मली जैसे हम एक्सपैंड करते हैं वैसा एक्सपेंशन पॉसिबल है इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एक ब्रैकेट पे बंद करो। फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। फिर ये नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाँ आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी आप वो सोच रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, वो आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को नॉर्मली एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिएगा ये हो गया माइनस बी वेक्टर और ये है प्लस का ए वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, भाई नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो गया। उसके बाद फिर माइनस बी वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। किसी भी वेक्टर का खुद के ही साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमें एक सिंपल सा ये फंडा पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर को हम एन कैप बोल देते हैं, एन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अच्छा, अगर ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए, मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ए और ए इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? खुद के ही बीच में जीरो, तो जीरो मतलब साइन जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये हो जाएगा ए साइन जीरो एन कैप, ए साइन जीरो एन कैप, और साइन जीरो का मतलब ये ओवरऑल आपका जीरो ही बन गया, ठीक है। तो जब ये जीरो बन गया तो बेटा ये वाला भी जीरो और ये वाला भी जीरो, तो इसको आप लिखें जीरो वेक्टर, इसको लिखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ माइनस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो नेगेटिव क्या होता है? अगर इसको मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनाऊँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्या होता है? ये वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये आपका एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव मतलब अगर इसका मैं सीक्वेंस बदलूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या है? ये जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना था। समझ गए भाई? आयुषी, कौस्तव, लक्षिता, न्यासा, बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 46। इसमें दे रखा है फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्रूव दैट। एग्जाम्पल 46 में ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 45 पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, 46 पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। 46 में क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर
प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ये हमको जीरो वेक्टर के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपैंड करिए भाई, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पहले बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बीच में प्लस का साइन, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया। अब देखिएगा कैसे करना है इसको। ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इसको ऐसे ही दिखा देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है इसको भी ऐसे ही दिखा देते हैं। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को भी ऐसे ही दिखा देते हैं। ये तीनों तो एज। अब ये जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, अगर इसका सीक्वेंस पलट दूँ, अगर इसको मैं पलट दूँ तो ये माइनस, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा विद द माइनस साइन, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी तरह से सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, अगर इसको पलट दूँ तो ये माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह से सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको अगर पलटते हैं तो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ से क्या समझ में आता है कि भाई ये एंटी कम्यूटेटिव है, जब इसका सीक्वेंस पलटा तो सबके साइन निकल गए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तो यही हमको प्रूव करना था। इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू RHS। ऐसा ही प्रूविंग वाला अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 47। एग्जांपल नंबर 47 देखिएगा। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ प्रूव करनी है तो वही यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया और डॉट प्रोडक्ट भी आ गया। मैं ये जानता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है कि इसका रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है, और किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर बोला जाए, होल स्क्वायर बोला जाए, तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस वेक्टर का स्क्वायर आ जाता है। दोबारा देखिएगा, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का था, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब इसी तरीके से अगर मैं ऐसा कर दूँ कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि अगर सेम ही वेक्टर की बात करें तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है, बनता ही नहीं, 0 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या है, ए कॉस जीरो, और जीरो क्या होता है, कॉस जीरो 1, और ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो उसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यानी कि ये अपने आप में ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, और इसका होल स्क्वायर, किसी वेक्टर का होल स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये कैसे होगा जी? अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं आपस में तो अच्छा ये वाला, ये तो मुझे प्रूव करना है, अच्छा ये तो मुझे प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करूँ उसको, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? नहीं, देखिए इसमें ऐसा करेंगे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट, बस। इसके कोई और तरीका बताऊँ इसका, तो ये बता दूँ नीचे से, एक तरीका तो ये है कि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, है ना। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखा जाए सर। एक काम करिए, हाँ जी बोलिए। सर ऐसे कर सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप का मतलब यस यस यस, यही मैं सोच रहा हूँ, यही मैं सोच रहा हूँ। आप एक काम करिए, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसको क्या करो, इसको ना ए बी साइन थीटा करो, ए बी साइन थीटा और एन कैप डॉट, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये हो गया। समझ गए मेरी बात? अब ये जो एन कैप है, अब जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ये वेक्टर पूरा का पूरा इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप ये देखिए कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए। और ये जो एन कैप डॉट एन कैप होगा, ये क्या हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप। अगर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाता है 1 अगर किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब तो 0, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1, क्योंकि वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है cos 0, ठीक। और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 cos 0, 1 cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। नहीं समझे? ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, जैसे एन कैप डॉट एन कैप हम निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुए और दोनों सेम ही वेक्टर है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, 0, cos 0 is 1, तो 1 × 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देख लीजिए ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अब क्योंकि मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दूँगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी करी थी लास्ट ईयर, ठीक। अच्छा, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर × 1 कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे लिख रहा हूँ उसको। अब देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज दिस, और ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos थीटा है, इसको क्या लिखें, ए बी cos थीटा का होल स्क्वायर। ए बी cos थीटा क्या होता है बोलो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसको लिखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना है। बताएं भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 47 ये हुआ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 47, फिर इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 48 है। अगेन फिर वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है लेकिन डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल 48, कल फ़ोन कर देना मुझे, ओके सर। ठीक है? अरे मैसेज कर देना आप। मैसेज कर देना। चलिए जी, अब जरा देखो, जैसे ये 47 है, 47 के बाद हम देखेंगे 48, तो फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एग्जाम्पल 48, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2, यहाँ दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये दे रखा है 2 के इक्वल, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये 5 के इक्वल दे रखा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये 8 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपको वो एन कैप हटा देना है, बस ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8। अब ये जो ए है ये क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 2, ठीक है, और बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 5 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा हो गया 4/5। ठीक है, कॉस थीटा निकाल सकते हैं कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, सॉरी कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो कॉस थीटा क्या हो गया? 1 माइनस 16/25 का अंडर रूट। ठीक है, अब क्या होगा? 25 1 25, तो 25 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 इज 9, तो 9/25, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट इज 5, तो 3/5 हो गया। हाँ जी, पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि आप ये देखिए साइन थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर लेने की, अपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ज्ञान यहाँ पर दिखाना नहीं है कि कौन सा वाला क्वाड्रेंट होगा क्या होगा, कुछ नहीं, ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव ही लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब वो पूछ रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछ रहे हैं, इसीलिए कॉस थीटा निकाला गया है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ए कितना है?
ए यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, बी मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और cos थीटा कितना है 3/5, 5 से 5 कट गया 2 3 जा 6 है इसका आंसर। ठीक, अब देख लीजिए आंसर इन्होंने 6 दे रखा है, वो 6 को प्लस माइनस 6 कर रखा है क्योंकि cos थीटा प्लस माइनस लिया होगा। ठीक है, तो चाहे उसको प्लस माइनस करके आप प्लस माइनस 6 कर दो आंसर। ठीक है, नहीं तो पॉजिटिव भी ले लेंगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए जी इसके बाद आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 49 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, छोड़ दूँ क्या इसको, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं और टिप्स ऑफ द वेक्टर्स नहीं, ये मुझे कराना पड़ेगा। देखिएगा हमें तो एरिया कैसे निकालना आता है, हमें तो एरिया निकालना आता है कि अगर आपको 2 वेक्टर दे रखे हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो निकाल के और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है टिप्स ऑफ द वेक्टर्स, वो भी बताता हूँ क्या चाहिए। किसी भी वेक्टर का टिप क्या होगा, पॉइंट, एक पॉइंट होगा। ठीक है, और पॉइंट वेक्टर अगर बोला जाए या पोजीशन वेक्टर बोला जाए तो एक ही बात होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 49। Example number 49. Find the area of the triangle formed by the tips of the vectors this, this and this. A, B, C. ये जो इधर जो है ये दे रखा है ए वेक्टर मान लो, इसको ए बी को मान लो ए वेक्टर। आई कैप माइनस जे कैप टिप्स ऑफ द वेक्टर्स। Of the triangle formed by the tips of the vectors. ये हमने ऐसा वेक्टर बनाया, ये वेक्टर है और इस वेक्टर को हमने बोल दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, और दूसरा है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर मान लीजिए टिप्स बोल रहा है, तो टिप्स के लिए क्या करेंगे, जैसे ये एक वेक्टर को दे दिया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर मुझे दे दिया कहीं पर भी बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा, इसको मैंने ऐसे मान लिया बी वेक्टर को, ऐसे ही अपनी मर्जी से बना लिया, कोई एक डायरेक्शन नहीं। तो बी वेक्टर क्या दे रखा है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो इनके टिप्स की अगर बात करी जाए, तो ये वाला टिप है और ये वाला टिप है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के टिप के बीच में अगर कोई वेक्टर बनाया जाएगा तो वो कैसे बनेगा, आप या तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर दो, या मतलब अगर मेरे को एरो यू रखना है, ऐसे रखना है, अगर एरो ऐसे रखना है तो इस मतलब इसका टिप और इसका टिप जोड़ दिया हमने बाय द टिप्स ऑफ दीज वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। तो चाहे तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर ये इस डायरेक्शन में हो गया तो मुझे निकालना पड़ेगा
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और अगर मैं एरो इस डायरेक्शन में रखता हूँ तो मुझे निकालना पड़ेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, इस पॉइंट को मान लीजिए ए और इस पॉइंट को मान लीजिए बी, तो मेरे पास ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वाला जिस टिप से आ रहा है, जिस इससे जुड़ा हुआ है, और ए वाला जिससे जुड़ा हुआ है, बी वाले में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए बी वेक्टर निकाल देना है। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, सर हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, जब भी कभी हमको डिस्टेंस वेक्टर निकालना होता है ना, तो डिस्टेंस वेक्टर में हम क्या करते हैं कि जैसे एक वेक्टर दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर है, और दूसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसका डिस्टेंस वेक्टर आ जाता है। समझ गए? हमें यहाँ पर Yes, तीन sir. वेक्टर, हमें यहाँ पर तीन वेक्टर दे रखे हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और आप देखते हैं कि 2 नंबर का या 3 नंबर का है, तो आपको फटाफट कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है कि आपको ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन 3 में से किसी एक वेक्टर को फिक्स कर दो, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए ए वेक्टर को फिक्स कर दिया, तो ए बी वेक्टर आ गया आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर दिया, क्या हो गया, 4i क्या माइनस 3j क्या प्लस k क्या माइनस ए वेक्टर क्या है i क्या माइनस j क्या माइनस 3k क्या, ये हो गया इज इक्वल टू, अब 4i माइनस i करेंगे तो कितना हो जाएगा 3i क्या, समझ गए, ठीक है। ऐसे ही माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस j करेंगे तो माइनस का 2j क्या प्लस k, और माइनस माइनस प्लस का 3 करेंगे तो प्लस k और प्लस 3k कितना हो गया प्लस का 4k क्या, तो ये हो गया हमारे पास ए बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये मैंने इसको ज्योमेट्रिकली बनाकर दिखाया। अब ऐसे ही आप मान लीजिए कि ए वेक्टर यहाँ पर है, ऐसे ही आपने सी वेक्टर ले लिया कहीं पर, और सी वेक्टर को और ए वेक्टर के टिप को ज्वाइन कर दिया। मान लीजिए सी वेक्टर ऐसे था, ठीक है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के टिप को ज्वाइन करा, तो ये ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर 2 आ गए, तो ये 2 वेक्टर आ गए। अब इन 2 वेक्टर्स से आप क्या करें, इन 2 वेक्टर्स से इन 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ये क्या पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो आधा कर देंगे उसको। पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल बना देते हैं बीच में, तो वो उसको 2 बराबर के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ए बी वेक्टर। ऑनलाइन वाले बताएं भाई। यस सर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने ओके आपने क्या करा, आपने ए वेक्टर को फिक्स कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा ए सी वेक्टर, तो उसको जैसे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको पूरा इतना एक्सप्लेन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली इसको छोड़ने वाला था, तो मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन हमने करा नहीं इस तरह का, और ये पूछा बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। अच्छा, अभी कौस्तव का पेपर हुआ था तो उसने ग्रुप पर डाला था, आप में से किसी भी बच्चे का कोई क्लास टेस्ट हो, कोई यूनिट टेस्ट हो या मिड टर्म हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको आप ग्रुप पर जरूर डालिए, ठीक है। सब बच्चों की हेल्प हो जाएगी। उससे क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो पेपर इधर उधर शिफ्ट होते रहता है, ठीक है, तो हेल्प हो जाएगी उससे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पता चल जाता है। एग्जाम्पल, अच्छा अब इसमें देखिएगा कि ए बी वेक्टर हो गया, अब इसी तरह से ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर को बोल देंगे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो भाई सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर दिया 3i माइनस 2j, 3i माइनस j प्लस 2k, और ए वेक्टर माइनस सॉरी आई क्या माइनस j क्या माइनस 3k क्या, तो 3i माइनस i कितना हो जाएगा 2i क्या माइनस j माइनस माइनस प्लस j कितना हो जाएगा 0j क्या
2k माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस का 5k कैप, ये AC वेक्टर हो गया। अब क्या करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले AB वेक्टर, पहले AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकाल दो। तो ये कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट से, I कैप J कैप K कैप, ये हो गया। फिर 3 माइनस 2 प्लस 4, 3 माइनस 2 प्लस 4, फिर AC वेक्टर तो 2 0 5, 2 0 5, अब इसको सॉल्व करिए। ये होता है प्लस साइन के साथ, ये होता है माइनस साइन, और ये होता है प्लस साइन। ठीक है, चलिए जी। अब आई कैप, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, माइनस 2 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस 10, और माइनस 4 इंटू 0 हो गया माइनस का 0, फिर माइनस का जे कैप, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 3 5 ज़ा 15, माइनस 2 4 ज़ा 8, प्लस के कैप, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 3 0 ज़ा 0, और प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, और माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4, समझ गए ना। अब ये क्या हो गया, माइनस 10 आई कैप, 15 माइनस 8 इज 7 विद अ माइनस साइन, तो माइनस 7 जे कैप, और प्लस का 4 के कैप, प्लस का 4 के कैप। तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया जब भी कभी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकलेगा, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट आपका आया है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, भाई आई कैप वाला जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 1/2 माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 60। 149 और 6 155 165 हो गया, 165 का स्क्वायर रूट, रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, 6.4 स्क्वायर यूनिट्स, 6.4 स्क्वायर यूनिट्स। तो 165 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो देखिएगा 165 जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट हम दो के ग्रुप बनाते हैं, तो 2 का ग्रुप ये बन गया, 1 का ग्रुप ये बन गया, फिर पॉइंट लगाकर 2 0 एक ग्रुप, पॉइंट लगाकर 2 0 दूसरा ग्रुप, बस ये करते हैं। अब 1 1 सा 1, तो ये तो रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, फिर 65 को नीचे कॉपी करेंगे हम ऐसे। तो अब मुझे अगला नंबर देखना होगा, पहले 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब 1 में 1 को ऐड करेंगे, तो 2 आ गया यहाँ पर। तो उसके बाद मैं ये देखूंगा कि इसके आगे मैं क्या क्या नंबर लगा सकता हूँ, तो मैंने 2 के आगे 2 लगा दिया, तो ये हो गया 44। अगर इसके आगे मैं 3 लगा देता हूँ, 2 के आगे 3 और फिर उसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बन जाएगा 69, जो कि 65 से बड़ा होगा। तो मेरे लिए ये बेकार हो गया, ये मेरे लिए काम का है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 के आगे 2 लगा दिया और फिर उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 44, 65 माइनस 44, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 21, फिर ये 2 0 नीचे कॉपी कर दीजिए, 2100। 22 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 44 आया था, अब 22 में 2 को ऐड करेंगे, तो 22 में 2 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 24। 24 के आगे कोई नंबर लगाओ,
ताकि इसके आसपास आ जाए, 2100 के आसपास आ जाए। कितना लगा दूँ? 6 लगा कर देखता हूँ एक बार। 6 6 are 36, 3 कैरी, 6 4 are 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 2 are 12 और बहुत छोटा आ रहा है, ये छोड़ो। 8 लगा कर देखते हैं। 8 8 are 64, 6 कैरी, 8 4 are 32 और 6 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 2 are 16 और 3 1984। ये ठीक लग रहा है मेरे को। 1984 लगभग 2000 के आसपास है और मुझे 2100 चाहिए। तो अगर मैं इससे बड़ा नंबर ले लेता हूँ, यानी कि 9 ले लेता हूँ, तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, 2100 से क्रॉस कर जाएगा। तो मेरे लिए ये ठीक है। तो 0.8 लगाया, इसके आगे 8 लगाया और ये 198, ठीक है। छोड़ दो बस, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही कर दो। तो ये क्या आ गया, 1/2 इंटू 12.8 और फिर डिवाइड करेंगे, 2 6 are 12, 2 4 are 8, तो 6.4 स्क्वायर यूनिट्स इस तरीके से हो जाएगा। सभी को क्लियर है भाई? बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं। यस सर। सर एक चीज़ पूछनी थी। हाँ जी, सर बताइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होते हैं, सिर्फ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट दोनों के लिए होता है? नहीं, ये होता है हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया पूछा जाए तो पैरेललोग्राम के एरिया को ही हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना करना होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 50। एग्जांपल नंबर 50 छोड़ दो क्योंकि इसमें मोमेंट पूछा जा रहा है। मोमेंट आपको रोटेशनल मोशन में करना है, तो ये 50 हमारे काम का नहीं है। 51 है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एग्जांपल नंबर 51 में करा नहीं रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 51 का एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ बस। अगर डायगोनल वेक्टर्स दे रखे हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, ठीक है। और हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर देना है बस। एग्जाम्पल 51 में बस आप इसका फॉर्मूला लिख लें। बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है कि लाइट चली गई है इधर? यस सर, दिखाई यस सर दिख रहा है। ठीक है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसको निकालने का एक तरीका और है। कि आपको डायगोनल वेक्टर दे रखा हो, डायगोनल 1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डायगोनल 2 वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है जी। वेक्टर प्रोडक्ट में सफिशिएंट है ये क्वेश्चंस। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 पर आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डायरेक्टली ये नहीं पूछे जाएंगे। आप सोचेंगे इन चीज़ों को डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें बस ये समझने वाले हैं कि पोजीशन वेक्टर एक्चुअली बना किस तरीके से, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बना, फिर एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वो चीज़ें हैं सारी। तो पेज नंबर 29 पर देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, पार्टिकल इन 2D मोशन, 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। एरिया पैरेललोग्राम में हाफ भी आएगा ना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आएगा, वो वाला लग रहा होगा तुम्हें जो उधर था, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करा होगा, उसमें हाफ इनटू डायगोनल का दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बस दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी, अब देखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल मोशन।
टू डायमेंशनल मोशन में अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है उसको लोकेट कर रखा है कहीं भी स्पेस में, तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। तो आप ये मान लीजिए कि वो मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है ऐसे, है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं, ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, समझ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई दे रखे हैं। और किसी भी पार्टिकल को अगर कहीं पर भी स्पेस में लोकेट करा जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं। अब आपको क्या करना है कि भाई यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पर, कर दिया, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ आपके लिए क्या हो गई, एक्स आई है, ये वेक्टर कितना हो गया, एक्स आई है। ऐसे ही क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा होंगे तो वाई का, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये वाली लेंथ हमारे लिए क्या होगी, वाई जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलावा, और उसके बाद ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो ओपी वेक्टर है, दिस ओपी वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक, ये हम पहले भी देख चुके हैं तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसको इन्होंने इस तरह से बोला है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये कैसे लिया, ये तो ओपी वेक्टर हो गया और इस वाले पॉइंट को ले लिया ए, इस वाले पॉइंट को ले लिया बी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ओ ए वेक्टर, इन्होंने पहले इसको ऐसे लिख लिया कि ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट है। आप देखें, अगर देखा जाए तो ये भी तो एक तरह से पैरेललोग्राम ही घूम रहा है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हुआ, तो इधर वाला वेक्टर क्या हो गया, ओ ए वेक्टर प्लस ये जो ओ बी वेक्टर है इसको पैरेलली शिफ्ट करा जा सकता है किसी भी वेक्टर को, तो ओ बी वेक्टर को मैंने पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो जो ये वाला वेक्टर है इसको भी हम ओ बी वेक्टर बोल सकते हैं, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ये हो गया, ठीक। अब ये जो ओ पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर को इन्होंने बोल दिया आर वेक्टर, R vector is equal to OA vector is xi cap and OB vector is yj cap. Clear? चलिए जी, तो this was all about position vector of a particle in two dimensional motion। फिर वो बोल रहे हैं कि अब आप जरा displacement vector बताएं for a motion in two dimensions। ये अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो उसमें जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा वो देखिए, दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। वो कैसे बनाया जाएगा, जो मैंने नोट्स में ग्राफ दे रखा है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए जी, इसमें है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अ मोशन इन टू डायमेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से निकलेगा वो देखिएगा। हमने ये कहा कि इधर है वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। मैंने ये कहा कि एक पार्टिकल था, ऐसे ही स्पेस में घूमते 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 पॉइंट पी पर पहुंच गया, ठीक है, पॉइंट पी पर, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं ऐसे बता देता हूँ कि पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और इस पर मैंने मार्क कर दिया कि ये वाला डिस्टेंस है एक्स, और ऐसे ही पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया वाई एक्सिस पर और उस पर लिख दिया वाई। इसका मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि यही पार्टिकल घूमते फिरते ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किसी भी रास्ते से घूमते फिरते ये पार्टिकल भाई साहब पहुँच गए यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया पी डैश, ठीक है। और ये जो पी डैश है, ये पी डैश का मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करा ऐसे, और ये पॉइंट ले लिया एक्स डैश, ऐसे ही यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और ये हो गया वाई डैश, ठीक। तो क्या है कि ये ना कुछ इस तरीके से ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 कहीं से भी जा रहा है,
इसका मतलब क्या है कि ये एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का पाथ है, उसका रास्ता है कि वो ऐसे सीधा ना जाकर वो ऐसे घूमता फिरता टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो हमने ये कहा कि भाई आप P से P डैश के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दीजिए बस। तो हम ये कहें कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पाथ फॉलो करे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, अगर इस और इसके बीच में निकालना है तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर दिखा रखा है कि पहले O से P के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है। ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन ही पाथ था इसका, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो दिस हैज़ बिकम OP वेक्टर, ये OP वेक्टर हो गया ये, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ से O से P डैश को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये क्या बन गया OP डैश वेक्टर, OP डैश वेक्टर। और फिर क्या करिए, फिर आप P और P डैश को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये क्या बन गया, जब मैं O से P तक जा रहा हूँ तो भाई OP वेक्टर, जब मैं O से P डैश तक जा रहा हूँ तो OP डैश वेक्टर, तो जब P से P डैश तक जाऊँगा तो क्या बन जाएगा PP डैश वेक्टर, PP डैश वेक्टर। और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगा दें अगर वेक्टर एडिशन का, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर ट्राइंगल लॉ लगाते तो भाई ट्राइंगल लॉ का एक तरीका हमने और देखा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के दो रास्ते, दोनों रास्तों को इक्वल रख दो। तो मैं O से P डैश तक पहुंच रहा हूँ तो दो रास्ते OP और PP डैश, और एक रास्ता क्या है OP डैश। तो OP वेक्टर प्लस एरो देखिए ना, O से P तक जा रहे हैं फिर P से P डैश तक जा रहे हैं, तो OP डैश OP वेक्टर प्लस PP डैश वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्ट रास्ता OP डैश वेक्टर, ठीक है। ये हो गया, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ PP डैश में। PP डैश ही क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारे लिए। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बोल देते हैं डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। तो PP डैश अगर निकालेंगे, PP डैश वेक्टर इज इक्वल टू OP डैश वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है। PP डैश को बोल देते हैं डेल्टा आर वेक्टर। हाँ जी, OP डैश वेक्टर को मैं क्या बोलूँगा, OP डैश वेक्टर को क्या बोलेंगे, P डैश के क्या क्या परपेंडिकुलर पॉइंट्स क्या क्या थे, जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो x डैश और y डैश, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बेटा x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप, समझ गए, ठीक है। माइनस OP वेक्टर को क्या बोल देंगे, OP वेक्टर, OP वेक्टर के क्या क्या थे, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x और y, x i कैप प्लस y j कैप, और उसके बाद आई कैप वाले एक जगह रखो, जे कैप वाले एक जगह रखो, तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप वाला एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, और फिर प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। तो दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, और हम सीधे सीधे जानते हैं कि भाई अगर हमको एक का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो जो बाद वाला है, बाद वाले में से पहले वाले के कोफिशिएंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। याद है, अगर मुझे पॉइंट ए दे रखा है और पॉइंट बी दे रखा है, तो मैं बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ए बी वेक्टर आता है। वही काम तो यहाँ पर कर रहे हैं, भाई बाद वाले के कोफिशिएंट भी तो हैं एक्स डैश और वाई डैश, तो एक्स डैश में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वाई डैश में से वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक, इतना करिए आप, बाकी कराता हूँ आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास कर लूँगा। कल की एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल कर दी थी, थोड़ा सर दर्द था तो, ठीक है, कर लूँगा एक एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू सर। ओके।